Assalamu alaikum, everyone. Hope you all are doing well. So this is Mohammad Ibrahim, your tutor for CSIP 3.1 course. लास्ट टाइम हमने कवर किया था टॉपिक डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और आज हमारा टॉपिक है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग. So what do we mean by non destructive testing? What is non destructive testing? Simple words. Without any restriction. Without any destruction. आप अपने वर्क पीस पे टेस्ट परफॉर्म करके वहां से कुछ डिफेक्ट्स हैं जिनको लोकेट करते हैं. ओके. So a welding inspector should have a working knowledge of NDT methods and their application, advantages and disadvantages. 4 basic NDT के method है MT, PT, UT and RT. सरफेस क्रैक डिटेक्शन के लिए यूज होता है लिक्विड पेनिट्रेंट, इसको पीटी भी कहते हैं, पेनिट्रेंट टेस्टिंग, या फिर डीपीआई भी बोला जाता है, डाई पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन. देन एमपीआई मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, एमटी मैग्नेटिक टेस्टिंग, राइट. देन यूटी इज अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग एंड आरटी इज रेडियोग्राफिक टेस्टिंग. सो हर टेक्निक के कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं डिपेंडिंग अपॉन टेक्निकल कैपेबिलिटी एंड कॉस्ट. The first one is penetrant testing. पेनिट्रेंट टेस्टिंग में आपको सिर्फ डिटेक्शन मिलेगी सरफेस ब्रेकिंग डिफेक्ट्स की, और इस मेथड को किस प्रिंसिपल पे बेस किया गया है? दैट इज फोर्सेस ऑफ कैपिलरी एक्शन. यानी कैपिलरी एक्शन से क्या होगा? जब भी आपने पेनिट्रेंट को अप्लाई करना होता है, पेनिट्रेंट बाय मींस ऑफ कैपिलरी एक्शन जितने भी स्पॉट्स होते हैं उनके अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है. ठीक है. उसके बाद जब आप उसके ऊपर डेवलपर अप्लाई करते हो, डेवलपर अप्लाई करने पे वो कैपिलरी एक्शन रिवर्स होता है और वो ब्लीड आउट इफेक्ट आपको विजिबल होना शुरू हो जाता है. अब पेनिट्रेंट आपके पास डिफरेंट टाइप्स में अवेलेबल हैं. वाटर वॉशेबल भी है, सॉल्वेंट रिमूवेबल है, वाटर वॉशेबल फ्लोरोसेंट है, सॉल्वेंट रिमूवेबल फ्लोरोसेंट, पोस्ट इमल्सिफाइबल फ्लोरोसेंट है. स्टेप 1 इज प्री क्लीनिंग. सबसे पहले आपने इंश्योर करना है सरफेस इज क्लीन, नॉर्मली विद यूज ऑफ अ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट को यूज करते हुए आपने अपनी सरफेस को पहले प्री क्लीन करना है. प्री क्लीन करने के बाद आप इसके ऊपर पेनिट्रेंट अप्लाई करोगे. पेनिट्रेंट अप्लाई करने के बाद आप 15 से 20 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगे. दैट इज योर ड्वेल टाइम. सो रिमेंबर दिस टाइम. इसके बारे में क्वेश्चन हो सकता है लाइक व्हाट इज द ड्वेल टाइम इन पीटी? So that is 15 to 20 minutes. Penetrant enters any defect that may be present by capillary action. यानी जो भी डिफेक्ट प्रेजेंट होगा पेनिट्रेंट उसमें पेनिट्रेट करेगा बाय मींस ऑफ कैपिलरी एक्शन. क्लीन ऑफ पेनिट्रेंट. उसके बाद आपने अपने पेनिट्रेंट को ऊपर से क्लीन कर देना. So after sufficient penetration time, care must be taken not to wash any penetrate out of any defects. क्या मतलब हुआ इसका कि आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो डिफेक्ट है किसी भी जगह पे इसके अंदर से पेनिट्रेंट बाहर नहीं आना चाहिए, क्लीन नहीं होना चाहिए. यानी ऐसा नहीं कि आप अगर उसको सॉल्वेंट से क्लीन कर रहे हो तो उसको नुचड़ता हुआ कपड़ा लिया और उसके ऊपर लगा दिया ताकि वो सॉल्वेंट जो है वो डिफेक्ट के अंदर भी गया, वहां से भी जाके उसने पेनिट्रेंट को बाहर निकाल दिया.
ओके, हमें सिर्फ क्या करना है, जो ऊपर वाली सरफेस का हिस्सा है उसको ऊपर से क्लीन करवा देना। और वो कैसे करेंगे आप, सॉल्वेंट में उस क्लॉथ को आप सोक तो करोगे, उसके बाद उसको स्क्वीज करना है। स्क्वीज करके उसके बाद जब वो हल्का हल्का मॉइस्ट होगा उस सॉल्वेंट से, फिर आप उसकी क्लीनिंग करोगे ऊपर से। ओके। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे पेनेट्रेंट अंदर है लेकिन ऊपर वाली सरफेस पे, बट यहाँ पे ऊपर वाली सरफेस पे भी था और अंदर भी था। तो हमारा मकसद क्या है, सिर्फ उसको ऊपर से क्लीन करना है, राइट। इसके बाद आप अप्लाई करेंगे डेवलपर, और डेवलपर अप्लाई करते ही इंस्पेक्शन शुड टेक प्लेस इमीडिएटली आफ्टर डेवलपर हैज बीन अप्लाइड। जो भी डिफेक्ट होगा वो आपको एज अ ब्लीड आउट नजर आ जाएगा। एंड आफ्टर फुल इंस्पेक्शन हैज बीन कैरिड आउट, पोस्ट क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड। ओके। सो इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है आपसे कि आया क्या हमें पीटी टेस्ट करने के बाद उसकी पोस्ट क्लीनिंग करनी रिक्वायर है या नहीं है। इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन क्या कर सकता है वो आपसे, क्वेश्चन कह सकते हैं ना कि बताएं जी, टाइम बताएं कि डेवलपर अप्लाई करते ही आपने इंस्पेक्शन करनी है, या 5 मिनट का वक्फा लेंगे, या 2 मिनट का वक्फा लेंगे, या 10 मिनट का वक्फा लेंगे, राइट। ये जो आपने बताया कैपिलरी एक्शन जो है, जी, इसका थोड़ा बताएं कि ये कैसे परफॉर्म करते हैं? कैपिलरी एक्शन बेसिकली ग्रेविटी के खिलाफ जाता है। अच्छा, हो जाता है। लाइक जैसे कैपिलरी एक्शन आपको, अगर आप बायोलॉजिकल थिंग्स में देखें तो वो आपको प्लांट्स में देखने को मिलेगा। प्लांट्स में आप तने पे पानी देते हैं और वो रूट से होता हुआ ऊपर तक पत्तों तक चला जाता है, ये अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पे क्या होगा, जो पेनेट्रेंट है वो पेनेट्रेट करेगा अंदर बाय मींस ऑफ कैपिलरी एक्शन। जैसे ही आप डेवलपर अप्लाई करेंगे, डेवलपर उस कैपिलरी एक्शन को रिवर्स करेगा, वो फिर बाहर निकालेगा उसको। ओके, और वो कलर कंट्रास्ट में आपको डिफेक्ट शो करवाएगा। ओके। तो इस तरह से कुछ आपको ये नजर आएगा जब भी आपने पेनेट्रेंट अप्लाई करना है, जो भी पेनेट्रेंट के ऊपर आप डेवलपर अप्लाई करते हो, डेवलपर इस तरह से ब्लीड आउट आपको इफेक्ट दिखा देगा, राइट। ये फ्लोरोसेंट है। लाइक अगर डार्क प्लेस में आप पीटी कर रहे हैं तो वहां पे फिर फ्लोरोसेंट कंट्रास्ट यूज किया जाता है, जो चमकदार हो के आपको नजर आ जाता है कि यहाँ पे भी कोई डिफेक्ट की इंडिकेशन है। एडवांटेजेस, सिंपल टू यूज है, inexpensive, quick result, can be used on any non-porous material. Why on non-porous? Why not on porous? इसको हम हमेशा पोरस सब्सटेंसेस पे या पोरस मटेरियल पे ही क्यों करवाते हैं। पोरस में मजबूत बनेगा तो होगा उसमें ज्यादा होगा। आपने फोकस ही नहीं किया। हम्म, आपने फोकस ही नहीं किया, मैंने लाइन ही गलत बोल दिया। पोरस पे नहीं करवाते हैं, कंसंट्रेशन रखो क्लास में। नॉन पोरस पे करवाया जाता है, पोरस पे नहीं करवाया जाता। उसकी रीजन है ना, जब भी पोरस मटेरियल होगा, पोरस मटेरियल में तो उसके अंदर जो पोर्स है हर जगह पे पेनेट्रेंट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। जब आपने डेवलपर अप्लाई करना है वो सारी जगह ब्लीड आउट आपको होके डिफेक्ट ही डिफेक्ट नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो पूरा का पूरा मटेरियल ही आपको ऐसा लगेगा जैसे डिफेक्टिव है। सही है। तो इसीलिए इसको हमेशा नॉन पोरस पे करवाया जाता है, पोरस मटेरियल पे नहीं करवाया जाता।
पोर्टेबिलिटी, सिंपल स्प्रे कैन्स होती हैं, आप इनको इजीली कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। लो ऑपरेटर स्किल रिक्वायर्ड, इसमें बस एक हल्की सी टेक्निक है, इसको बस ये टेक्निक होती है इसकी स्प्रे करते हुए, आप इस तरह से इसको अप्लाई करते हो। डिसएडवांटेज में क्या, सरफेस ब्रेकिंग डिफेक्ट देगा, लिटिल इंडिकेशन, डेप्थ की इंडिकेशन नहीं आती है इससे। पेनेट्रेंट में कंटेमिनेट द कंपोनेंट, पेनेट्रेंट अब है तो सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं, ओके, तो ये आपके मटेरियल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज वाई पोस्ट क्लीनिंग इसकी रिक्वायर्ड है। सरफेस प्रिपरेशन भी क्रिटिकल, पोटेंशियली हैजर्डस केमिकल्स हैं, कैन नॉट टेस्ट अनलिमिटेड टाइम्स। सब पीटी को हम बार बार क्यों परफॉर्म नहीं कर सकते, क्या रीजन हो सकती है? ये साबुन डेली का यूज होगा, उधर से ही है, साबुन लगा के टेस्टिंग हो गई, कंप्लीट हो गई, आपने इंस्पेक्शन कर ली, क्योंकि उसके अब अंदर दोबारा उसको क्लीन करो और दोबारा अप्लाई करो। उसके अंदर ट्रैक के अंदर ऑलरेडी डेवलप रहा है। क्या तो है, लॉन्च की लॉन्च लॉन्च। मैं ये हाँ बात करूं कि हाँ पोस्ट हाँ। हो चुकी है, नहीं नहीं नहीं, फ्री लॉन्च होता है। पोस्ट क्लीनिंग हो चुकी, राइट, तो पोस्ट क्लीनिंग के बाद अब आपने दोबारा टेस्ट परफॉर्म करना है, वही पेनेट्रेंट अप्लाई करो, फिर डेवलपर अप्लाई करो, लेकिन इसको अनलिमिटेड टाइम टेस्ट क्यों नहीं करते? जो ऑलरेडी ले ले रहा है हमारी, वो तो लेगी, फिर अभी करेंगे तो उधर से ही नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। आपने पोस्ट क्लीनिंग कर दी बट यू आर नॉट श्योर कि पूरी तरह से अंदर से वो निकल चुका है या नहीं निकला। दैट इज वाई पीटी एक दफ़ा ही करते हैं, बार बार नहीं करते, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपको ज़्यादा डिफेक्ट मिलेंगे, सेकंड टाइम करोगे तो कुछ डिफेक्ट स्किप हो जाएंगे, थर्ड टाइम करोगे तो मजीद स्किप हो जाएंगे, राइट। दैट इज वाई पीटी इज ओनली कंसिडर ओनली वन टाइम, इसको बार बार टेस्ट नहीं करते। अगर अब ये पीटी करने के बाद हम आरटी करते हैं तो ये डेवलपर आरटी में रिफ्लेक्ट करेगा, फिल्म में आए। टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये। पीटी हम 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं कर सकते और 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं कर सकते, इसकी टेम्परेचर रेंज है, ओके। तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग का प्रिंसिपल, पीटी का प्रिंसिपल तो था कैपिलरी एक्शन, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन का प्रिंसिपल क्या है? मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कंपोनेंट, ओके। ये मैग्नेटाइजेशन पे डिपेंड करता है, सरफेस या सब सरफेस डिटेक्शन देगा ये आपको, रिलायज ऑन मैग्नेटाइजेशन ऑफ कंपोनेंट बीइंग टेस्टेड। तो इससे एक चीज तो हमें वाजह हो जाती है कि ये हम सिर्फ फेरेटिक मटेरियल्स पे करवा सकते हैं। हमने फेरेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था ना, कि फेरेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, तो एक सिंपल सी आपको इंडिकेशन दे देता हूँ, एनी मटेरियल दैट कैन बी मैग्नेटाइज्ड इज फेरेटिक मटेरियल, ओके, बट नॉट एवरीवन। इसमें कुछ ग्रेड मॉडर्न साइड के भी आ जाते हैं, सो बी केयरफुल। इसीलिए हम टर्म यूज करते हैं स्पेसिफिकली फेरेटिक मटेरियल्स जिनके अंदर फेराइड इज अ ग्रेन स्ट्रक्चर, फेराइड इज मेन ग्रेन स्ट्रक्चर, राइट। A magnetic field is introduced into a specimen being tested. Method of applying a magnetic field is yoke, permanent magnet, rod, flexible cables, right? So fine particles of iron powder are applied to test area. जिस एरिया पे आप टेस्टिंग करते हैं, इसके साथ इस टेस्टिंग में आपने जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, चाहे वो योक है, चाहे वो प्रॉड्स है या केबल्स हैं, जो भी है, आप उससे मैग्नेटाइजेशन करते हुए आयरन फिलिंग्स होती हैं या आयरन इंक पार्टिकल्स होते हैं, उनको आपने अंदर एंटर करवाना होता है, क्योंकि ये आयरन फिलिंग्स ने ही जाके उस जगह पे गेदर होना जहाँ पे डिफेक्ट है।
ओके, अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जब इस मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी एंटर होगी तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी। ओके, अब वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं और जा रही हैं। जहां पे भी डिफेक्ट आएगा या कोई डिसकंटिन्यूटी आएगी ना, वहां पे जाके उस मैग्नेटिक फील्ड में लीकेज आ जानी। लीकेज होगी तो वहां पे जाके ये आयरनिंग पार्टिकल सारे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। ओके, so any defect which interrupt the magnetic field will create a leakage field and which will attract the particles. Which particles? Iron powder particles. Okay, so ये iron powder particles उस डिफेक्ट पे आके इकट्ठे हो जाएंगे और वहीं पे आपको डिफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या हम इस टेस्टिंग को डायरेक्ट स्टील के ऊपर करेंगे या उससे पहले कुछ और भी परफॉर्म करना होता है? बेयर स्टील पे करेंगे या उससे पहले कुछ करना होता है आपको? स्टील तो सर नॉन मैग्नेटिक होता है ना, उस पे तो नहीं करेंगे। साजिद, जी स्टील नॉन मैग्नेटिक होता है? सर। कौन से वाला स्टील नॉन मैग्नेटिक होता है? यस यस। एसएस? एसएस में स्पेसिफिकली कौन सा एसएस? एसएस में तो बहुत स्टेनाटिक स्टील। ऑस्टेनेटिक ग्रेड। जी ऑस्टेनेटिक ग्रेड जो है वो नॉन मैग्नेटिक है, बाकी तो मैग्नेटिक है ना। इवन अगर आप जी सर। डुप्लेक्स की भी बात करो तो डुप्लेक्स में भी दो फेजेस हैं, ऑस्टेनाइट भी है, फेराइट भी है। सही है। राइट। तो नॉन मैग्नेटिक हम सिर्फ ऑस्टेनाइट को बोलेंगे, बाकी ग्रेन स्ट्रक्चर्स मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ओके, ऑस्टेनाइट भी थोड़ी सी कशिश रखता है। यू नो अबाउट पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? जो आपको बिल्कुल एक माइनर सी कशिश शो करेंगे। लाइक आप उस मटेरियल के करीब लेके जाते हो मकनातीस को, तो वो आपको बिल्कुल हल्की सी कशिश शो करेंगे, उसके बाद आप उसको अटैच करने की कोशिश करोगे, वो नहीं लगेंगे। These are paramagnetic materials. So SS is the category of paramagnetic. Okay. So any defect will show up as either dark indication or in case of fluorescent particles भी होते हैं इसमें भी। अगेन जिस तरह से हमने पीटी में फ्लोरोसेंट कंट्रास्ट देखा था, सेम इसी तरह यहाँ पे सिंपल आयरन फिलिंग पार्टिकल्स भी होते हैं और फ्लोरोसेंट इंक पार्टिकल्स भी होते हैं। तो उनको अगर आप अंडर यूवी लाइट देखेंगे तो वो आपको ग्रीन या येलो कलर की इंडिकेशन देंगे। अब ये टेस्टिंग टेक्निक देख लो। ये देख रहे हैं इसके हाथ में, ये जो एक छोटी सी डब्बी आपको नजर आ रही है, इसके अंदर है आयरन पार्टिकल्स। ये टेस्टिंग टेक्निक इस तरह से चेक करता जाएगा और थोड़े थोड़े आयरन पार्टिकल्स अंदर एंटर करवाता जाएगा। तो चेकिंग जब कंप्लीट होगी तो इसके साथ एक पैसिफायर होता है, ब्लोअर जिसे हम कहते हैं। छोटा सा ब्लोअर होता है, उसको आपने लगाते जाना है इन पार्टिकल्स पे। लेकिन इस चीज की केयर करनी है आपने कि ब्लोअर से बहुत ज्यादा ब्लो नहीं करना आपने। बहुत ज्यादा ब्लो करेंगे तो वो पार्टिकल्स निकल जाएंगे। ओके, वो पार्टिकल्स इवन डिफेक्ट के ऊपर भी अगर गैदर हुए हुए हैं तो वो वहां से हट जाएंगे, इसलिए उसको बिल्कुल हल्का सा ब्लो करते हैं ताकि जो पार्टिकल्स फील्ड के अंदर हैं वो साइड पे हट जाएंगे, लेकिन जो डिफेक्ट के अंदर होंगे वो नहीं हटेंगे, वो उधर ही चिपके रहेंगे। ओके, और मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि मुझे ये बताएं कि इसको हम बेयर स्टील के ऊपर अप्लाई करेंगे या फिर इससे पहले हमें कोई और फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है।
सबसे पहले डीमैग्नेटाइज करें। डीमैग्नेटाइज तो एंड पे करेंगे ना, पहले कर देंगे तो टेक्निक ही खत्म। पहले मैग्नेटाइज तो क्लीनिंग करेंगे ना पहले, क्या करेंगे? क्लीनिंग सर, सरफेस क्लीनिंग। ज्यादा सरफेस क्लीनिंग करके उसके बाद आपने कंट्रास्ट पेंट भी तो अप्लाई करना होता है ना इस पे। जी जी सर, वो भी करना होता है। कंट्रास्ट पेंट भूल गए? नहीं भूला नहीं है, लेकिन कंट्रास्ट, आपने कहा ना सबसे पहले क्या करना है, तो इसलिए। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि इसको बेयर स्टील पे करेंगे या उससे पहले कुछ करना पड़ता है। तो वो ये कंट्रास्ट पेंट अप्लाई करके उसके बाद आप इसको ऊपर वो इंक पार्टिकल्स रिजाइड करवाएंगे, ठीक है। और आफ्टर दैट यहाँ से आपने इंटरप्रिटेशन कर लेनी है अपनी। ओके, सही है सर। सो कोई भी अगर डिफेक्ट होगा वहां पे इंक पार्टिकल्स गैदर हो जाएंगे, आप उस एरिया को आइडेंटिफाई कर लें, मार्कअप कर लें उसको, दैट विल बी योर डिफेक्ट। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए ये कंट्रास्ट पेंट अप्लाई हुआ हुआ है ना, और उसके बाद इंक पार्टिकल्स को हटा के चेक करें तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा क्रैक आ रहा है। सो क्लीन एरिया टू बी टेस्टेड, अप्लाई कंट्रास्ट पेंट, apply magnetism, then apply ferromagnetic ink into the component during magnetizing, interpret the test area। फिर आपने उसकी पोस्ट क्लीनिंग करनी है, उस पेंट को रिमूव करना है और फिर सिस्टम को डीमैग्नेटाइज करना है। डीमैग्नेटाइज क्यों क्यों करना होता है? अगर आप डीमैग्नेटाइज नहीं करते हो तो ऑब्वियसली यू आर ऑन अ वर्क प्लेस, राइट। तो आपका वो मेंबर लाइव मैग्नेट बना होगा, तो अगर कोई मैग्नेटिक कशिश रखने वाली चीज होगी वो डायरेक्ट आके आपको या किसी को हिट कर सकती है, राइट। सो ये फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव इट इज नॉट गुड, दैट्स व्हाई यू नीड टू डीमैग्नेटाइज द कंपोनेंट, राइट। सर डीमैग्नेटाइजिंग इफ रिक्वायर्ड है, तो मतलब ये नेसेसरी नहीं है। इफ रिक्वायर्ड नहीं है, करनी होती है। तो मतलब नेसेसरी है ना ये। हाँ जी, सही है कभी भी सर। किसी चीज को छोड़ा नहीं जाता है। इफ रिक्वायर्ड तो उसने लिखा हुआ है ना। इफ रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल करीब में नहीं है तो फिर आप उसको अगर एज इट इज अनअटेंडेड भी छोड़ देते हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली जब आप वर्क प्लेस पे काम कर रहे होते हो तो यू आर नॉट श्योर कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो कि अट्रैक्ट हो जाए उसकी तरफ, राइट। सो सही है केयर बी टेकन, क्लियर। सर। ओके सर। ओके। तो आज के लिए हम जस्ट ये दो टेक्निक्स ही कवर करेंगे, पीटी एंड एमटी। नेक्स्ट जो दोनों टेक्निक्स हैं वो हम मंडे की क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे उसकी। ओके, इन दोनों टेक्निक्स में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। कौन सी ट्रेनिंग का सर शुरू में जो आपने करवाया था वो जरा लेट हो सकता है, फिर मैं 10 बजे का बैठा हुआ था, मैं से ही लेट आया मैं। साजिद आपको ये ना रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बच्चे, होप सो ठीक। आप लोगों को एक दो दिन के अंदर अंदर ना रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, आप इसको रिव्यू कर लीजिएगा फिर, ठीक। ठीक है। ठीक।